बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 120 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम किस तरफ जा रहे हो? मैंने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा। वो लोग ओवरब्रोक हॉस्पिटल की तरफ गए हैं, लेकिन ये रास्ता जरा लंबा है, हम शॉर्टकट से निकलेंगे, ड्राइवर ने जवाब दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कार साइमून नामी बुद्ध इबादत गांव के करीब से साइमून रोड पर मुड़ गई थी। उस रास्ते से हम ओवरब्रोक हॉस्पिटल तो नहीं, अलबत्ता मुखालिफ समत जा रहे थे। ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये हॉस्पिटल का रास्ता तो नहीं, मैंने एक बार फिर ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा। खामोशी से बैठे रहो मिस्टर। मेरे साथ बैठे हुए शख्स से हल्क से गुर्राहट निकली। उसके साथ ही कोई सख्त चीज मेरे पहलू में चुभने लगी। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो सीने में सोराख कर दूंगा। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। अगली सीट पर बैठा हुआ आदमी भी हमारी तरफ मुड़ गया। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर था। हमें मकान पर रॉकेट बरसाने के बाद चले जाना चाहिए था, अगली सीट पर बैठे हुए शख्स ने कहा। लेकिन हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। हमारी माजी की गलतियों से तुम बचते रहे हो, लेकिन इस मर्तबा हम कोई गलती नहीं करना चाहते। हमें शुबा था कि तुम में से कोई जिंदा ना बच जाए, इसलिए हम तवील चक्कर काट कर वापस आ गए और लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम वाकई ढीठ और सख्त किस्म के लोग हो। हमने उस मकान पर 4 रॉकेट मारे थे। मकान आग की लपेट में आ गया, मगर उसके बावजूद तुम लोग बच निकले। मगर अब नहीं बचोगे। उन दोनों औरतों को तो मोहल्ले वाले हॉस्पिटल ले गए और तुम लोग हमारे हाथ लग गए। बदहवासी में किसी ने यह तवज्जो भी नहीं दी होगी कि तुम लोगों को कौन ले गया था। तुम लोगों की तलाश में शहर के तमाम हॉस्पिटल छान मारे जाएंगे, मगर तुम लोगों का सुराग किसी को नहीं मिलेगा। तुम लोग हो कौन? हमारी तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैंने कहा, दुश्मनी तो तुमसे हमारी भी नहीं, हम तो ऊपर के अहकामात की तामील कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा, बैंकॉक वालों को तुम्हारे वापस आने की इतला उसी रोज मिल गई थी जब तुम सरदार थालूब के बंगले पर आए थे। हमें फौरन ही हुक्म मिल गया था कि तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया जाए। हमें हुक्म तो ये मिला था कि तुम लोगों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर तुम जिंदा हाथ आ जाओ तो हमारा मुआवजा दुगना होगा। और अब ये हमारी किस्मत है कि तुम जिंदा ही हाथ लगे हो, जिसका मतलब है कि हमारा मुआवजा डबल। अगर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मुआवजा दूं तो? मैंने कहा, बात नहीं बनेगी। उसने कहा, उनसे गद्दारी करके हम दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। तुमसे हमें उनसे दुगना मुआवजा तो मिल जाएगा, मगर वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बात खत्म। अब तुम खामोश बैठे रहो। अच्छा ये तो बता दो कि तुम हमें कहाँ लिए जा रहे हो? मैंने पूछा। वांग चाय, उस शख्स ने जवाब दिया। ये जगह शहर से ज्यादा दूर नहीं, 2-4 दिन वहां तुम लोगों को मेहमान बनाकर रखेंगे और जब ये हंगामा कुछ शर्त पड़ जाएगा तो तुम दोनों को बैंकॉक वालों के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने वाकई ही कोई बात नहीं की। सड़कें सुनसान थी। कार अब साइमोन रोड से उतरकर वांग चाय की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। आगे दरिया का एक हिस्सा खाड़ी की तरह शहर के अंदर निकला हुआ था। कार का रुख उसी तरफ था। आगे एक मोटर की वजह से कार की रफ्तार कम हो गई। जानकी दरवाजे की तरफ बैठी हुई थी। उसने मेरे पहलू में हल्का सा टहुका दिया और मोड़ घूमने के लिए कार की रफ्तार जैसे ही मजीद कम हुई, जानकी ने एक झटके से दरवाजा खोलकर बाएं छलांग लगा दी। ए रोको इसे! अगली सीट पर बैठा हुआ आदमी चीखा। जानकी ने मुझे जैसे ही टहुका दिया, मैं उसी वक्त संभल गया था और उसने जैसे ही दरवाजे को झटका दिया, मैंने बड़ी तेजी से हरकत करते हुए अपने साथ बैठे हुए आदमी का हाथ मोड़ दिया। पिस्तौल का रुख पिछली तरफ हो गया। उस शख्स ने ट्रैगर दबा दिया या बदहवासी में दब गया था। गोली पिछली विंड स्क्रीन में सोराख करती हुई निकल गई। मैंने उसके हाथ पर एक और झटका दिया। उसका हाथ ऊपर से मुड़ता हुआ सामने की तरफ आ गया और पिस्तौल की नाल अगली सीट की पुश से लग गई। उसी वक्त ट्रैगर एक बार फिर दब गया। अगली सीट पर बैठा हुआ आदमी तेजी से पीछे मुड़ा, मगर पिस्तौल से निकली हुई गोली सीट में सोराख करती हुई उसकी कमर में पेवस्त हो गई। वो अपनी सीट पर उछला और कदरे आगे की तरफ लुढ़क गया। ड्राइवर भी सूरतेहाल से बदहवास हो गया था। उसी वक्त सामने दूसरे मोड़ से एक गाड़ी इस तरफ मुड़ी। उस पर चमकती हुई सुर्ख और नीली फ्लैश लाइट बता रही थी कि वो पुलिस की गाड़ी थी, जिसे देखकर ड्राइवर कुछ और भी बदहवास हो गया। कार सड़क पर लहराने लगी। मेरा काम आसान हो गया था। मैंने अपने हरीफ का हाथ इस तरह मरोड़ दिया कि पिस्तौल का रुख फर्श की तरफ हो गया। मैंने इस मौके से फायदा उठाते हुए दूसरे हाथ से अपनी तरफ का दरवाजा खोल दिया और बाहर छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। उसका पूरा जिस्म कार से बाहर लटक गया था। हाथ मेरी गिरफ्त में था। कार सड़क पर लहरा रही थी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। ड्राइवर बुरी तरह बदहवास हो गया था। सामने से आने वाली कार ने भी उसका रास्ता रोक लिया था। मैंने अपनी सीट पर संभल कर एक बाजू ड्राइवर के गले पर लपेट दिया। कार एक साइड पर होकर सड़क के किनारे से फुटपाथ से टकरा गई। उससे जोरदार झटका लगा। ड्राइवर की गर्दन मेरे हाथ से छूट गई। उसने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी और एक तरफ दौड़ने लगा। उस वक्त पुलिस कार से 3 कांस्टेबल बरामद हुए। उनमें से एक ने चीख कर ड्राइवर को रुकने का हुक्म दिया और जब वो नहीं रुका तो गोली चला दी। ड्राइवर चीखता हुआ ढेर हो गया। गोली उसकी टांग में लगी थी। मैं भी कार से उतर आया। एक पुलिस वाले ने मुझे रिवॉल्वर की जद पर ले लिया। ये लोग हमें अगवा करके लिए जा रहे थे, मैंने कहा और जल्दी जल्दी उसे सूरतेहाल से आगाह करने लगा। आखिर में कहा, मेरी साथी ने उस मोड़ पर कार से छलांग लगा दी थी। वो जख्मी है।
पुलिस वाले ने मेरे साथ उस तरफ दौड़ लगा दी। तकरीबन 50 गज पीछे जानकी लंगड़ाती हुई इसी तरफ आ रही थी। कार से छलांग लगाने से उसके दोनों घुटनों पर चोट लगी थी। कार से छलांग लगाने वाला दूसरा आदमी गलियों में गायब हो गया था। मैं जानकी को सहारा देकर कार तक ले आया। जख्मी ड्राइवर को एक पुलिस वाले ने रिवॉल्वर की जद पर ले रखा था। अगली सीट पर बैठे हुए दूसरा आदमी खत्म हो चुका था। सीट की पुश से लगने वाली गोली पिछली तरफ से उसके दिल में बेहोश हो गई थी। लाश को कार ही में छोड़ दिया गया। एक पुलिस वाला मुझसे जिरा करने लगा। तुम वक्त जाया कर रहे हो ऑफिसर। मैंने उसकी जिरा से तंग आकर कहा, मेरी दोस्त जख्मी है, इसे तिब्बी इमदाद की जरूरत है और मेरी साथ ही 2 खवातीन को बेहोशी की हालत में ओवर ब्रोक हॉस्पिटल भेजा गया है। पता नहीं वो भी वहां पहुंच पाई हैं या उनके साथ भी कोई धोखा हुआ है। ये शख्स, मैंने जख्मी ड्राइवर की तरफ इशारा किया, इसने अपने 2 साथियों के हमरा रंगोली के मकान पर राकेटों से हमला किया था। हम लोग बच गए मगर वो मकान अब भी चल रहा है। तुम अपने हेडक्वार्टर या मुतलका पुलिस स्टेशन से इसकी तस्दीक कर लो। मकान पर हमले की इतला पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी होगी। क्या नाम बताया तुमने? रंगोली? ये वही मशहूर रकासा तो नहीं? पुलिस मैन ने पूछा। हाँ वही, हम उसके दोस्त हैं, मैंने जवाब दिया। जो कुछ भी करना है जल्दी करो ऑफिसर, अगर मजीद कोई गड़बड़ होगी तो सरदार थालुब तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। सरदार थालुब? पुलिसमैन चौंक गया। उसने 1-2 सवाल और किए और फिर अपनी कार के रेडियो हेडक्वार्टर से बात करने लगा। चंद मिनट बाद वो मेरी तरफ आ गया। पुलिस की गाड़ियां यहाँ आ रही हैं, हमारे ऑफिसर के आने से पहले तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। मैं झुंझला कर रह गया, लेकिन जाहिर है झुंझलाहट का कोई फायदा नहीं था। मैं जानकी के करीब आ गया जो फुटपाथ पर बैठी हुई थी। कार से छलांग लगाने से उसकी एक कूनी और दोनों घुटनों पर रगड़ लगी थी, जिससे खून रिस रहा था। तकरीबन 15 मिनट बाद पुलिस की 2 और गाड़ियां वहां पहुंच गई। एक ऑफिसर कुछ देर हमसे सवालात करता रहा, फिर हमें एक कार में बैठने का इशारा किया। उस वक्त सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। फासला अगरचे बहुत ज्यादा था, लेकिन ट्रैफिक ना होने की वजह से पुलिस कार को सिंगा कलाई रोड पर वाक़े ओवरब्रोक हॉस्पिटल में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। थाई और रंगोली वहां मौजूद थी। थाई तो होश में आ चुकी थी मगर रंगोली अभी तक बेहोश थी। मलबे के नीचे दबने से थाई की टांगों पर दबाव पड़ा था, मगर तकलीफ ज्यादा नहीं थी। जानकी को भी फौरन ही इमरजेंसी में एक डॉक्टर के हवाले कर दिया गया। पुलिस पहले भी वहां मौजूद थी, लेकिन थाई ने अभी तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अलबत्ता ये दरख्वास्त की थी कि सरदार थालुब को किसी तरह इस हादसे की इतला दे दी जाए। इन्होंने सरदार थालुब को इतला दी या नहीं? मैंने पूछा। हाँ, थाई ने इस बात में सर हिलाया। वो घर से रवाना हो चुका है और मेरा ख्याल है यहाँ पहुंचने ही वाला है। मजीद 10 मिनट गुजर गए। रंगोली होश में आ गई और उसके चंद मिनट बाद ही सरदार थालुब भी पहुंच गया। रंगोली के पेशानी पर चोट लगी थी, जिस पर बैंडेज कर दी गई थी। मेरे सर पर भी घूमड़ सा बन गया था और जानकी के घुटनों और कूनी पर भी बैंडेज थी। उसकी पेशानी पर भी चोट लगने से घूमड़ सा ऊपर आया था। हम सब की हालत देखकर सरदार थालुब लाल भभूका हो गया। वो ठंडे दिमाग का आदमी था और हमेशा पुरसुकून रहता था, लेकिन इस वक्त उसने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था। पुलिस ऑफिसर उसके सामने खामोश खड़े थे। वो लोग पकड़े गए या नहीं? थालुब ने उस पुलिस ऑफिसर से पूछा जो मेरे साथ आया था। एक आदमी को जख्मी करके हिरासत में ले लिया गया है, दूसरा अपने साथी की गोली से हलाक हो चुका है और तीसरा फरार हो गया है, मगर मैं 2 घंटों के अंदर अंदर उसे सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। सरदार थालुब ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसके जख्मी साथी से उसका ठिकाना मालूम करो। अगर वो 2 घंटों में गिरफ्तार ना हुआ तो उसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। इसी दौरान में पुलिस के चंद आला अफसरान भी पहुंच गए। उन्हें भी इतला मिल चुकी थी कि मामला सरदार थालुब का है, इसलिए वो सुबह सुबह बिस्तर छोड़कर भागे चले आए थे। रंगोली को कम से कम 2 घंटे हॉस्पिटल में रखा गया। सरदार थालुब ने हम सबको बंगले पर छोड़ा और खुद बाहर चला गया। उस वक्त तक मैं उसे सब कुछ बड़ी तफसील से बता चुका था। सरदार थालुब में सुबह 6 बजे के करीब बंगले पर छोड़ गया था और उसकी वापसी 11 बजे हुई। उसका चेहरा अब भी गुस्से से सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ? मफरूर पकड़ा गया या नहीं? मैंने पूछा। कौन थे वो लोग? जो भाग गया वो पकड़ा गया, लेकिन उसने कुछ बताने से पहले खुदकशी कर ली, सरदार थालुब ने जवाब दिया। अलबत्ता कार का ड्राइवर जो पहले ही पुलिस की गोली से जख्मी हो गया था, वो इस वक्त भी पुलिस की तहवील में है। तलाशी लेने पर जेब से भी पोटाशियम साइनाइड का एक कैप्सूल निकला था। उससे बहरहाल बहुत कुछ मालूम हुआ है। मसलन मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। उसके कहने के मुताबिक 3 दिन पहले चिंगची नामी एक शख्स ने बैंकॉक से उसे फोन पर बताया कि तुम लोग थाईलैंड पर वापस आ गए हो और मेरे बंगले में मुकीम हो। उसने तुम लोगों को खत्म करने या तुम्हें जिंदा पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके एवज भारी मुआवजे की पेशकश की गई थी। थालुब ने बताया उन लोगों ने चियांग साइन ही में तुम लोगों की निगरानी शुरू कर दी थी, लेकिन मेरे मुहावजों की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल सका। उन्होंने यहाँ तक हमारा ताकुब किया, लेकिन सूरत-ए-हाल वही रही, यानी मुहाफिज हमारी निगरानी ही करते रहे। लेकिन क्लब से वापसी पर तुम लोगों को रंगोली के मकान पर छोड़ते हुए मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने वहाँ किसी को नहीं छोड़ा और इस तरह उन्हें मकान पर हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन बहरहाल गनीमत है कि तुम लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। चिंगची, ये कौन हो सकता है? ये नाम मैंने पहली मर्तबा सुना है, मैंने कहा। बैंकॉक में सोकम वर्ट रोड पर वाक़ डीजे नाइट क्लब का मालिक है।
वो इन लोगों से अक्सर काम लेता रहता है और जाहिर है वो दारा ही के लिए काम कर रहा होगा। सरदार थालुब ने कहा, तुम ठीक कहते हो। मैंने कहा, चिंगची नाम का दारा का साथी ची फांग भी चीनी है, उससे भी कोई राब्ता हुआ होगा। इसका मतलब है कि उस शख्स से दारा या चांग का पता मालूम हो सकता है। लेकिन हैरत है कि चिंगची या दारा को कैसे पता चला कि हम थाईलैंड वापस आ चुके हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि उनके आदमी अब भी यहाँ मौजूद हैं, थालुब ने जवाब दिया। उन्होंने तुम लोगों को बैंकॉक में दारा को इतला कर दी और दारा ने ये जिम्मेदारी चिंगची को सौंप दी, जिसने यहाँ अपने आदमियों को खबरदार कर दिया। उन लोगों के पकड़े जाने से चिंगची मोहतात हो गया होगा। हो सकता है वो गायब हो जाए और मैं चाहता हूँ कि उसे अपने आदमियों के पकड़े जाने से पहले ही गिरफ्त में ले लिया जाए। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, सरदार थालुब ने कहा। वो मुझे लाउंज में ले आया जहाँ टेलीफोन मौजूद था। इस टेलीफोन का एक एक्सटेंशन उसके बेड के साथ भी था। मैंने सोफे पर बैठकर फोन अपने सामने रख लिया और बैंकॉक में महाराज के जिम्नाजियम का नंबर डायल करने लगा। कॉल किसी लड़की ने रिसीव की थी। मास्टर हुसैन इस वक्त जिम्नाजियम में क्लास ले रहा था। मेरा नाम सुनकर लड़की ने ठहरने को कहा और फिर 2 मिनट बाद रिसीवर पर मास्टर हुसैन की आवाज सुनाई दी। ए लिटिल मास्टर, तुम लोगों को तो आज यहाँ पहुंचना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मास्टर, मैंने कहा। और फिर उसे गुज़िश्ता रात के बारे में बताने लगा। तुम लोग ठीक हो? कोई नुकसान? उसने पूछा। थाई और जानकी को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन तशवीश की कोई बात नहीं। हमें 2-3 दिन यहाँ और रहना पड़ेगा, लेकिन इसी दौरान में तुम्हें एक काम करना है, बल्कि आज और फौरी तौर पर। कोई इमरजेंसी? उसने पूछा। हाँ, इमरजेंसी ही समझ लो, मैंने कहा। हम पर हमला चिंगची नामी किसी शख्स के कहने पर किया गया था। वो बैंकॉक में सोकम वर्ट रोड पर वाक़े डीमीजे नाइट क्लब का मालिक है। उसे हमें दारा के बारे में मालूम हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि हमला नाकाम होने की इतला चिंगची तक पहुँचने से पहले उसे गिरफ्त में ले लिया जाए। ऐसा न हो कि वो गायब हो जाए और हम एक बार फिर अंधेरे में टामक टोइयां मारते रह जाएं। अपना नंबर बताओ, मैं 1.5-2 घंटों बाद तुम्हें इतला दूंगा, मास्टर हुसैन ने कहा। मैंने उसे फ़ोन नंबर नोट करवा दी और चंद मिनट मजीद गुफ्तगू करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। सुबह यहाँ आने के बाद हमने सिर्फ एक कप चाय पी थी और सरदार थालुब ने तो अभी तक चाय भी नहीं पी थी। उसने मुलाजिम को नाश्ता तैयार करने को कहा और उस कमरे में आ गया जहाँ रंगोली लेटी हुई थी। वो अकेली थी। जानकी और थाई दूसरे कमरे में थी। मैं थालुब के साथ कुछ देर उस कमरे में रहा, फिर थाई वाले कमरे में आ गया। वो दोनों बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गया। प्रोग्राम तो ये था कि आज हम बैंकॉक चले जाएं, लेकिन अब हमें 2-4 दिन यहीं रहना पड़ेगा। मैंने थाई और जानकी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ रहने का कोई फायदा तो नहीं। थाई ने कहा, हमें आराम ही करना है और वो हम बैंकॉक में भी कर सकते हैं। थाई ठीक कहती है, हमें यहाँ रुकने की बजाय बैंकॉक चले जाना चाहिए, जानकी ने उसकी तायद करते हुए कहा। मैं भी उनके ख्याल से मुत्तफिक था। अब यहाँ मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। बैंकॉक में भी अगर ये हमारा कोई ऐसा मुस्तकिल ठिकाना नहीं था जिसे घर कहा जा सकता, मगर मैं इसे होम सिक ही कहूँगा जहाँ हमारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजरा था। अब वो जगह हमें बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि कॉमन रूम से टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। मास्टर हुसैन ने 1.5-2 घंटे बाद फ़ोन करने को कहा था और अभी आधा घंटा ही हुआ था। मेरा ख्याल था कि ये सरदार थालुब के लिए कॉल होगी, इसलिए मैं अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। सरदार थालुब ने अपने कमरे से निकलकर कॉल रिसीव कर ली और फिर तकरीबन 5 मिनट बाद उसने मुझे आवाज़ देकर बुला लिया। महाराज तुमसे बात करना चाहते हैं। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने रिसीवर ले लिया। 5 मिनट की गुफ्तगू के दौरान में सरदार थालुब से महाराज ने बहुत कुछ मालूम कर लिया होगा, लेकिन वो मेरी ज़बान से भी कुछ सुनना चाहते थे। मैं तकरीबन 15 मिनट तक महाराज से बातें करता रहा। सबसे पहले उन्होंने हमारी खैरियत दरियाफ्त की और फिर मुझे गुज़िश्ता रात के वाक़यात की तफसील दोहरानी पड़ी। वहाँ अगर कोई गड़बड़ नहीं तो तुम लोग बैंकॉक आ जाओ, ताकि यहाँ तुम लोगों का बेहतर इलाज और देखभाल हो सके, महाराज ने कहा। सरदार थालुब की वजह से यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों बैंकॉक आ जाएं। मैंने जवाब दिया, ठीक है, जो तुम मुनासिब समझो। और मेरी तरफ से थाई, जानकी और रंगोली को पूछना। और अब तुम रिसीवर थालुब को दे दो, महाराज ने कहा। मैंने रिसीवर सरदार थालुब को दे दिया। थालुब तकरीबन 5 मिनट तक महाराज से बातें करता रहा। वो महाराज को तसल्ली दे रहा था कि हमारे लिए परेशान ना हो। 1-2 दिन आराम करने के बाद वो खुद हमें बैंकॉक ले आएगा। उसके थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने बताया कि मेज़ पर नाश्ता लगा दिया गया है। हम सब डाइनिंग हॉल में आ गए। रंगोली भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वहां तक आ गई थी। यूं तो हम सबको चोटें लगी थी, मगर रंगोली सबसे ज्यादा मुतासर हुई थी। नाश्ता करने के फौरन ही बाद वो कमरे में जाकर लेट गई। सरदार थालुब कुछ देर हमारे पास बैठा रहा, फिर वो भी उठकर कमरे में चला गया। हम भी उसी कमरे में आ गए जहाँ पहले बैठे थे। थाई बेड की पूछ से टेक लगाकर लेट गई और कुछ ही देर बाद ऊँघने लगी। जानकी भी उसके करीब ही टांगे फैलाए लेटी हुई थी। उसकी एक कूनी और दोनों घुटनों पर बैंडेज थी। घुटनों के जख्मों की वजह से उसने पैंट की बजाय नीकर पहन रखी थी, जो घुटनों से बहुत ऊपर थी। तकरीबन 2 घंटे के करीब फोन की घंटी बजी तो मैंने कॉमन रूम में आकर कॉल रिसीव की। वो बैंकॉक से मास्टर हुसैन की कॉल थी। यस मास्टर हुसैन, क्या रहा? मैंने पूछा। गड़बड़ होगी लिटिल मास्टर, मास्टर हुसैन ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारी तरफ से इतला मिलने के 1 घंटे के अंदर अंदर डीजे क्लब पर रेड किया था, लेकिन चिंगची को भी शायद चियांग राय में अपनी आदमियों के बारे में और पकड़े जाने की इतला मिल गई थी।
वो हमारे वहाँ से पहुँचने से पहले ही गायब हो गया। अलबत्ता ओशिंग नाम की एक चीनी लड़की हमारे हाथ लगी है जिसने कुछ और सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। ओशिंग, मेरा दिमाग बग से उड़ गया। ओशिंग वही लड़की थी जिसने शाओलिन टेम्पल में मुझे धोखे से अगवा करने की कोशिश की थी और फिर एक वीराने में मेगा तेराड के साथ फरार हो गई थी। लेकिन मुमकिन है डीजे क्लब से पकड़े जाने वाली ओशिंग नाम की ये लड़की कोई और हो। मैंने तस्दीक करने के लिए पूछा, क्या उस लड़की का शाओलिन टेम्पल से भी कोई ताल्लुक रहा है? यस लिटिल मास्टर, मास्टर हुचन ने जवाब दिया। ये वही लड़की है जिसने शाओलिन टेम्पल में तुम्हें धोखे से अगवा करने की कोशिश की थी। इसने और भी बहुत सी बातें बताई हैं। मेगा नाम का इसका एक और साथी भी यहाँ मौजूद था, वो भी चिंग ची के साथ गायब हो चुका है। ओह, मैंने कहा, ओशिंग बहुत खतरनाक लड़की है मास्टर, इसका ख्याल रखना, इससे हमें बहुत कुछ मालूम हो सकता है। इसकी तुम फिक्र मत करो लिटिल मास्टर, हुचन ने जवाब दिया। तुम कब तक यहाँ आ रहे हो? मैं कल या परसों पहुंच जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। और चंद मिनट मजीद बातें करने के बाद फोन बंद कर दिया और कमरे में आकर थाई और जानकी को सूरत हाल से आगाह करने लगा। थाई ओशिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, अलबत्ता जानकी उससे अच्छी तरह वाकिफ थी। तो वो हराफा बैंकॉक भी पहुंच गई, जानकी ने कहा। हम लोग तो लाओस में भटकते रहे, वो लोग यकीनन हमसे पहले बैंकॉक पहुंच गए होंगे और हमारे आने से पहले उन्होंने हमारी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। इससे अंदाजा होता है कि हमारी अदम मौजूदगी में दारा ने यहाँ आकर हाथ पैर काफी फैला लिए हैं, लेकिन अब मैं उन्हें ज्यादा फैलने का मौका नहीं दूंगा। सही सूरत का अंदाजा तो वहां पहुंचकर ही होगा, जानकी ने कहा। हम देर तक यही बातें करते रहे। मेगा तेराड ने जिस तरह शाओलिन टेम्पल तक मेरा पीछा किया था और जिस तरह वो मुझसे पहले बैंकॉक पहुंच गया था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि जनरल खुराड मुझे किसी कीमत पर भी छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। उसने शायद तय कर लिया था कि दुनिया के आखिरी सिरे तक और जिंदगी के आखिरी लम्हों तक मेरा पीछा करेगा। मैं गालबन पहला शख्स था जिसने गोल्डन ट्राई एंगल में घुसकर उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। मैंने उसकी न सिर्फ हीरोइन की एक जदीद तरीन लेबॉर्ट्री तबाह की थी, बल्कि उसके कई आदमी भी मेरे हाथों मारे गए थे और हमारे फरार के दौरान में उसे अपने एक हेलीकॉप्टर से भी हाथ धोने पड़े थे। इस तरह मैं उसका दुश्मन नंबर 1 बन गया था और वो मुझे कैसे छोड़ सकता था। दोपहर का खाना हमने 3 बजे खाया। उस वक्त मैंने सरदार थालुब को मास्टर हुचन की काल के बारे में बता दिया। सब ठीक हो जाएगा, सरदार थालुब ने कहा। हमने जियांग साइन से उनके कदम उखाड़े हैं तो बैंकॉक में भी उन्हें टिकने नहीं देंगे। बस 2-4 दिन की बात और है। सरदार थालुब को ओशिंग और मेगा तेराड के बारे में मालूम नहीं था। मैंने उन दोनों के बारे में उसे तफसील से बता दिया। सब ठीक हो जाएगा, सरदार थालुब ने कहा। खाने के बाद थालुब फौरन ही रंगोली के कमरे में चला गया। वो खाने पर नहीं आई थी। सरदार थालुब जिस तरह रंगोली के पलंग की पट्टी से लगा बैठा था और जिस तरह उसकी नाज बर्दारी कर रहा था, उससे हमें अंदाजा हो गया था कि वो रंगोली को किस कदर चाहता है। उस रात खाने के बाद जानकी और थाई भी उनके कमरे में आ गए और हमने उन दोनों को घेर लिया। मुझे तुम लोगों की नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही, सरदार थालुब ने मुस्कुराते हुए बारी बारी हम तीनों की तरफ देखा। हाँ थालुब, थाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज हमने तय कर लिया कि कोई फैसला करके ही यहाँ से उठेंगे। कैसा फैसला? थालुब बोला। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। गालबन हमारी बातों से समझ गया था कि हम क्या कहने वाले हैं। अब वक्त आ गया कि तुम दोनों में जो थोड़ा बहुत फासला है वो भी खत्म हो जाए, मैंने कहा। मेरा मतलब है अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। क्या ये काफी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को देखकर जिंदा हैं? सरदार थालुब ने कहा। अगर तुम दोनों में से एक टहल गया तो हसरतें भी साथ ही दफन हो जाएंगी, थाई ने कहा। इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों। थाई, रंगोली ने उसे टोक दिया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर थाई ने उसे डांट कर खामोश करा दिया। तुम चुप रहो, थाई ने उसे डांट दिया। जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे नहीं बोलते। थाई की इस बात पर सभी ने जोरदार कहका लगाया। अगर रंगोली को कोई एतराज ना हो तो मैं। एतराज? जानकी ने तो उसकी बात काट दी। अरे इसके तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं। बस तुम ये बताओ कि तुम दोनों एक कब हो रहे हो? थालुब चंद में रंगोली की तरफ देखता रहा, फिर मेरी तरफ रुख करके बोला। बैंकॉक वाला मामला खत्म हो जाए तो हम कोई दिन मुकर्रर कर लेंगे। बैंकॉक वाला मामला तो चलता रहेगा, हो सकता है वो कुछ और भी तूल खींच जाए, लेकिन हम तुम दोनों को सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, सिर्फ 1 हफ्ता, इससे ज्यादा नहीं। उस वक्त तक रंगोली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम भी अपने कबीले वालों को बता दो ये शादी चियांग साइन में होगी और तुम्हारे कबीले की रस्म और रवायात के मुताबिक बड़ी धूमधाम से होगी। सरदार थालुब के ख्याल में 1 हफ्ते की मोहलत बहुत कम थी। बहरहाल ये मोहलत 2 हफ्ते कर दी गई। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि बेड साइड टेबल पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी। थालुब ने रिसीवर उठा लिया और फिर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी कॉल है। मैंने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। वो बैंकॉक से मास्टर हुचन की कॉल थी। उसने जो इतला दी वो खासी तशवीशनाक थी।